हेलो गाइस, अपन बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की और अपन ने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करे थे लास्ट क्लास के अंदर कि व्हाट आर द एनेंशियोमर्स, व्हाट आर द आइडेंटिकल कंपाउंड्स एंड व्हाट आर द डाइस्टीरियोमर्स। कि कोई दो कंपाउंड्स उनको एनेंशियोमर की रिलेशनशिप कब देंगे, आइडेंटिकल एक जैसे कैसे लगेंगे और वो डाइस्टीरियोमर विभिन्न रूप आइसोमर्स कैसे होंगे। क्लियर। इसी तरीके से दो टाइप्स के कंपाउंड्स की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के रेफरेंस में अपन और बात करेंगे। वो एक्चुअली दोनों ही कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, होने एक्टिव चाहिए थे बट उनके अंदर कोई न कोई एक खामी है जिसकी वजह से वो दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए थे बट ऑप्टिकली इनएक्टिव होते। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के सीरीज के अंदर अपन बात करते हैं तो इनकी भी चर्चा साथ में करते हैं, हालांकि दोनों ही कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो चर्चा करते हैं वन बाय वन। इसमें फर्स्ट कंपाउंड है रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर का बेसिक मतलब क्या है कि कोई भी आपके पास एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, कोई भी आपने एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड ले लिया, ठीक है। जैसे आपने एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया, ये H और OH, ये OH और ये H, इस तरीके से ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। और इस ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के अंदर जैसे आपने इसका एक मिरर इमेज लिया, ये ऑप्टिकल एक्टिव है, आप चेक कर सकते हो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। आप इसमें चेक करोगे तो आपको दो कायरल सेंटर मिल रहे हैं, एक या एक से ज्यादा कायरल सेंटर मिल गया और कोई भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होती है तो अपन बोलते हैं कि भाई इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तो ये या तो D होगा या L होगा। और इसका एक दूसरा कंपाउंड बनाया मैंने, इसकी मिरर इमेज बनाई, आप यूं कह सकते हैं COOH, ये टार्ट्रिक एसिड, और यहां पर मैंने ले लिया OH, H, और इधर मैंने ले लिया H और OH, ये इसकी मिरर इमेज है। अब फॉर सपोज मैं मान के कहता हूं कि अगर ये D, मुझे नहीं पता ये D है L है, ये D है तो डेफिनेटली ये इसकी जो मिरर इमेज है L है, और ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स होंगे, दोनों आपस में एनेंशियोमर होंगे। आप चेक भी कर सकते हो RS नेमिंग सिस्टम से, और अपने को पता ही है इसकी मिरर इमेज है पलटी खा गए, है ना। तो ये मिरर इमेज है दोनों की, तो ये D होगा और ये L होगा। अब मैं अगर कोई एक ऐसा कंटेनर लूं, ऐसा एक बर्तन लूं जिसमें इसके मैंने इस वाले ओरिएंटेशन के मैंने 5 मोल्स लिए और इस वाले के भी 5 मोल्स लिए, दोनों के 5 मोल लिए। अब अपने को पता है कि ये PPL को जो है मान लीजिए, पता है अगर इसको अपने D माना तो अपन ने माना कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, जितनी मात्रा इसकी है उतनी मात्रा इसकी है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा जितना एंगल, दूसरा वाला जो पोर्शन है इसके भी हमने 5 मोल्स लिए हैं, ये लाइट को उतना ही दूसरी साइड में रोटेट कर देगा। कॉमन सेंस की बात है भाई, मैंने दो ऐसी चीज ली, एक लाइट को इधर रोटेट करता है, एक इधर रोटेट करता है, और दोनों की रोटेट करने की क्षमता सेम है क्योंकि एक ही पदार्थ के D और L है ना, ये D है, ये इसकी मिरर इमेज L है। तो इससे ऐसे मिक्सचर को जो नेट इफेक्ट, अब जैसे मान लीजिए इन दोनों पदार्थों के मैंने 5-5 मोल ले रखे हैं, पोलरीमीटर ट्यूब की अगर मैं बात करूं, मैंने इन दोनों पदार्थ की 5-5 मोल की मात्रा ले रखी है, और अब मेरे पास ये कोई पोलरीमीटर ट्यूब है और इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर मैंने ये दोनों के 5-5 मोल भर रखे हैं, और यहां से मैं PPL की लाइट को गुजारूंगा तो क्या होगा, एक 30 डिग्री घुमाएगा, दूसरा 30 डिग्री दूसरी डायरेक्शन घुमा देगा, लेकिन इससे जब बाहर निकलेगा तो लाइट का प्लेन वही रहेगा और PPL का प्लेन पर कोई नेट इफेक्ट नहीं आया। जैसा प्लेन PPL का पहले है वैसा ही बाद में है, यानी नेट इफेक्ट 0 है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि नेट लाइट के अंदर कोई रोटेशन नहीं आया, तो ओवरऑल ये दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। तो रेसिमिक मिक्सचर को अब आप डिफाइन करना हो तो बहुत सिंपल बोलेंगे, किसी भी एक सब्सटेंस के एनेंशियोमेरिक मिक्सचर, एक D और एक L, और दोनों की इक्विमोलर मात्रा, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स आर कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। इक्विमोलर है, बराबर बराबर मात्रा होनी चाहिए, और एनेंशियोमर्स होना चाहिए, एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, नेट रोटेशन 0। और अगर एक के 2 मोल ले लूं, एक के 1 मोल ले लूं, और पर मोल मान लीजिए रोटेशन 30 डिग्री है, तो ये तो कर देगा 60 डिग्री इधर रोटेट, ये 30 डिग्री वापस ले आएगा, तो ओवरऑल 30 डिग्री रोटेशन बच जाएगा। लेकिन अगर 2 मोल इधर है, 2 मोल ये वाला है, तो 15 और 15 क्या होगा, 30 डिग्री इधर घुमाएगा, 30 डिग्री इधर घुमाएगा, तो नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रेसिमिक मिक्सचर जस्ट इज द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स। और इस तरीके से ये लाइट को घुमा रहा है, ये घुमा रहा है, लेकिन नेट इफेक्ट 0 है। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन।
क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन क्यों? क्योंकि वैसे दोनों अलग अलग पदार्थ है, लेकिन जो पोलरीमीटर ट्यूब है अपनी, पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर नेट इफेक्ट आपका जीरो आ गया है। इसमें एक पदार्थ ए है, एक पदार्थ बी है। ये लाइट को इधर घुमा रहा है और ये बाहर से दूसरा पदार्थ है, ये लाइट को दूसरी डायरेक्शन में घुमा रहा है ना। तो लाइट को एक ने इधर घुमाया और दूसरा कोई पदार्थ जो उसके बगल में अवेलेबल है, बाहर से अवेलेबल है, और उसको दूसरी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, नेट इफेक्ट जीरो आ रहा है। और नेट इफेक्ट कंपनसेट कर दिया, पहले लाइट इधर गई, फिर लाइट को कंपनसेट करके वापस वहीं ले आए, कंपनसेट किया, पीपीएल का प्लेयर अपनी जगह आ गया। इसको अपन ने बोला एक्सटर्नल कंपनसेशन। और कंपनसेट करके ओवरऑल आपका जो पदार्थ है, यहां जो दोनों का मिक्सचर है, वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो ध्यान रखना, अकेला डी है ऑप्टिकल एक्टिव, अकेला एल है ऑप्टिकली एक्टिव। डी और एल बराबर बराबर मात्रा में है एक ही पदार्थ के, तो पदार्थ हो जाएगा रेसिमिक मिक्सचर और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो दो शर्त सॉरी दो शर्तें रेसिमिक मिक्सचर के लिए, डी और एल होने चाहिए और बराबर बराबर मात्रा होनी चाहिए। ऐसे मिक्सचर को अपन बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही एक सब्सटेंस और होता है, वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मीजो कंपाउंड। इसके बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है, मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होता है बच्चों? देखिएगा, किसी भी सब्सटेंस के अंदर दो सिंपल सी बातें बोल रहा हूं, एक से ज्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए, एक से ज्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए, और एक पीओएस प्रेजेंट होना चाहिए। और जैसे ही पदार्थ में पीओएस आ गया, आपको पता ही है पीओएस या सीओएस कोई भी एक आ जाता है, सिमेट्री किसी भी टाइप की आ जाती है, तो कितने ही कायरल सेंटर क्यों नहीं हो, कंपाउंड ओवरऑल एक्यूरेल हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो मीजो कंपाउंड का मतलब दो शर्त है कि क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर जो है, कायरल सेंटर या कायरल कार्बन जो है, वो क्या होना चाहिए? मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब कम से कम दो होने चाहिए, 2 3 4 आगे कितने हो। और प्लस दूसरी शर्त क्या है? पीओएस क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए, पीओएस की प्रेजेंस होनी चाहिए। दोनों चीजें हैं तो वो जो सब्सटेंस होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और ऐसे ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस को बोलते हैं क्या? मीजो कंपाउंड। क्यों इनएक्टिव हो गया? जरा कॉमन सेंस है, सोच के देखिएगा। जैसे मैंने एक सब्सटेंस लिया इस तरीके से, ये मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, COOH और ये OH H और H, ये कोई सब्सटेंस है। ये मैंने फिशर प्रोजेक्शन बनाया, आप ध्यान रखिएगा। फिशर प्रोजेक्शन में कभी भी अपन स्लाइस कट नहीं करते पीओएस के लिए। फिशर प्रोजेक्शन में सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल एक प्लेन अगर कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी बीचों बीच में से काट के जो जनरली अपन 3D जो पिक्चर्स अपने पास होती थी उनमें अपन स्लाइस कट करते थे। देखो पीओएस और सीओएस चेक करना हम पीछे बहुत अच्छे सीख चुके हैं। ठीक है, वही चीज अपने काम करनी। मैंने वहां भी आपको बताया था कि कभी फिशर प्रोजेक्शन में या हमने कोई 2D को, कोई भी 3D चीज उसको 2D में कन्वर्ट कर दिया है तो उसमें स्लाइस कट अपन कभी भी नहीं करते। ठीक है, तो ये मेरा फिशर प्रोजेक्शन है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक कायरल सेंटर है क्योंकि इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग है, OH H COOH और इधर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसे एक दूसरा ये कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर है और कायरल सेंटर को स्टार मार्क से अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। दो कायरल सेंटर है और आप देखेंगे और यहां से अगर एक प्लेन आप ड्रॉ करते हैं तो ये आपका पीओएस है। ठीक है, तो दो कायरल सेंटर है और एक पीओएस है। इसका मतलब ये पूरा पदार्थ एज ए होल जो है वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान रखिएगा, मीजो जो है वो किसी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी, एक कंपाउंड को बोलते हैं कि मीजो है या नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, जैसे बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं मीजो है या नहीं। मीजो कोई एक रिलेशनशिप नहीं है, जैसे अपन बोलते हैं एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स अकेले पदार्थ को नहीं बोलते कि ये एनेंशियोमर्स है क्या। एनेंशियोमर दो पदार्थों के बीच का रिश्ता है। आइडेंटिकल कंपाउंड भी दो पदार्थों के बीच का रिलेशन है। डाइस्टीरियोमर भी दो पदार्थों के बीच का रिलेशन है। जैसे मैं बोलूं कि ये डाइस्टीरियोमर है क्या, किसका डाइस्टीरियोमर है? डाइस्टीरियोमर दो पदार्थों के बीच का रिलेशन है, कम से कम दो पदार्थ होने चाहिए। लेकिन मीजो किसी एक कंपाउंड की नेचर है। हम कंपाउंड देके एक सिंगल कंपाउंड देके बोल सकता हूं ये मीजो है कि नहीं, तो आप देखोगे इसमें दो किरल सेंटर होने चाहिए कम से कम, दो से ज्यादा कितने ही हो, और उसमें एक पीओएस प्रेजेंट होना चाहिए। दो सिंपल सी शर्तें हैं। अब क्यों शर्तें कुछ नहीं है, देखिए चेक कीजिए। अब आप ये जानते हैं कि इसके अंदर आप देखेंगे तो होगा क्या, देखिएगा आप चेक करें, ये दोनों की कायरलिटी अलग अलग तरह की होगी। यहां सिमिलरिटी के हिसाब से बात करें 1 2 और यहां 3,
ठीक है, तो ये आप रोटेट कर रहे हैं, आपके पास आ रहा है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आर है, एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन वर्टिकल लाइन के ऊपर है, सॉरी ओरिजेंटल लाइन पे, तो उल्टा लिख देंगे आर। और दूसरे वाले इसको चेक करें आप, तो ये 1, ये 2 और इधर 3, सॉरी 1, ये 1, ये 2 और इधर 3, तो क्या आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है आर, तो दूसरा एस है। मतलब क्या इनमें से कोई में से ये आर और एस अलग अलग आ रहे हैं, मतलब अगर ये डी है, मैं बोलूं फॉर सपोज, तो ये क्या हो जाएगा, ये एल होगा। इसका मतलब अगर ये लाइट को, ये वाला जो एरिया है, रेसमिक में तो क्या था, दो अलग अलग जड़े थे, एक लाइट को इधर घुमा रहा था, एक अलग घुमा रहा था। इसमें क्या है, दो अलग अलग भाग है एक ही पदार्थ के, एक ही कंपाउंड के दो टुकड़े हैं। जैसे एक ही व्यक्ति के दो हाथ हो, मैं लाइट का ये हाथ इधर घुमा रहा है, दूसरा हाथ ने इधर घुमा दिया, है तो एक ही पदार्थ के दो टुकड़े। और दो व्यक्ति हो, एक व्यक्ति लाइट को इधर घुमा रहा है, बगल वाला दूसरा इधर घुमा रहा है। रेसमिक में तो दो अलग अलग पदार्थ थे, जो एक लाइट को इधर घुमा रहा था, दूसरा इधर घुमा रहा था, वापस अपनी जगह आगे। मीजो में क्या है, एक ही पदार्थ के दो हिस्से हैं, आधा हिस्सा लाइट को इधर घुमा रहा है, आधा हिस्सा इधर घुमा रहा है। आप खुद से देख लीजिए, क्या ये आर है, ये आर है। मतलब मान लीजिए अगर ये वाला हिस्सा जो है ये लाइट को इधर घुमा रहा है, तो इधर वाला जो हिस्सा है वो लाइट को इधर घुमा रहा है, और जितना ये घुमाएगा उतना ये घुमाएगा, सेम पोर्शन है। क्योंकि पीओएस का मतलब ही होता है एक ऐसा प्लेन जिस पदार्थ के दो बराबर टुकड़े हो जाए, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो, है ना। तो जितना इसमें रोटेट करने की ताकत हो उतनी रोटेट करने की ताकत इसमें होगी। ये अगर हिस्सा डी है तो ये एल होगा, क्योंकि देखो दोनों आर आर या दोनों ऐसे सोते तो सेम डायरेक्शन रोटेट करते, है ना। अगर मैंने इसको आर बोला, इसका मतलब क्या, ये लाइट को क्या घुमा रहा है। अगर मैंने बोला कि यार है, तो इसका मतलब लाइट को क्या किधर घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसका मतलब ये डी है। और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, मतलब एस है ना। तो इस आधार पर अपन ने बोला कि ये हिस्सा लाइट को इधर घुमा रहा है, ये हिस्सा लाइट को इधर घुमा रहा है, नेट इफेक्ट जीरो है। लेकिन पदार्थ के घर का घर में ही मामला सेटल कर रहा है, आधा हिस्सा इधर घुमा रहा है, आधा हिस्सा इधर घुमा रहा है। इसलिए इसको अपन जो नाम देते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन, जबकि रेसमिक मिक्सचर को अपन ने बोला था एक्सटर्नल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन और एक्सटर्नल कंपनसेशन दोनों से ही पीपीएल का प्लेन कंपनसेट हो गया, पहले एक्ट हुआ और उस एक्ट को कंपनसेट करके वापस उसी जगह ला दिया। और लाइट अगर फाइनली अपनी जगह आ गई तो मैं कहूंगा पीपीएल का प्लेन रोटेट नहीं हुआ। तो पीपीएल अगर रोटेट नहीं हुआ, फाइनल कंक्लूजन वहीं से निकलता है, हम बोलेंगे सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इसलिए मीजो एंड रेसमिक कॉमन सेंस की बात है, दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। रेसमिक में तो कोई मुद्दा ही नहीं, डी और एल का इक्विमोलर मिक्सचर होना चाहिए। हाँ, मीजो आपको कई बार क्वेश्चन चेक कराएगा, तो मीजो चेक करना आपके लिए नई बात कुछ नहीं। कायरल सेंटर आपको चेक करना आता है, एक ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग हो, ठीक है। और पीओएस आपको चेक करना आता है, खत्म बात। तो दो होने चाहिए क्या, कायरल सेंटर मिनिमम, दो से ज्यादा हो चलेगा। और एक क्या होना चाहिए, पीओएस। पीओएस मतलब एक ऐसा प्लेन जिससे पदार्थ के दो बराबर हिस्से हों और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो, तो उस प्लेन को अपन पीओएस कहते हैं। और सिमेट्री आ गई तो नो डाउट आप यही बोलोगे कंपाउंड क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सिमेट्री के हिसाब से समझ लो, या ये लाइट को घुमाने के हिसाब से, इंटरनल कंपनसेशन के हिसाब से समझ लो। जैसे ही पोलरिमेट्रिक ट्यूब में मैं अगर एक मीजो कंपाउंड भरूंगा और उसे पीपीएल के प्लेन को गुजारूंगा, तो पीपीएल के प्लेन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान रखना, ऐसे आपसे कभी नहीं पूछेगा कि कंपाउंड ए और बी आपस में मीजो है क्या। आपस में मीजो नहीं होता, मीजो इज नॉट ए रिलेशनशिप, मीजो इज ए इंडिविजुअलिटी। मीजो एक पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में बताएंगे कि क्या एक कोई ऐसा पदार्थ है जिसके बीच में एक पीओएस और दो कायरल सेंटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मीजो है, नहीं तो मीजो नहीं है। जैसे एक आध एग्जांपल अपन और देख लेते हैं। जैसे देखो बच्चों, मेरे से अगर कोई ये बोले कि देखिए सर ये कंपाउंड है, बताइए कायरल सेंटर है क्या। मैंने यहाँ बोला C2H5, इधर Cl, इधर Cl, H और H, ठीक है। दोनों चीजों पे बराबर ध्यान रखिएगा। हाँ, दो कायरल सेंटर बिल्कुल नजर आ रहे हैं, इस कार्बन से और इस कार्बन से चारों ग्रुप, इससे कार्बन चारों ग्रुप अलग जुड़े हुए, इससे चारों ग्रुप अलग जुड़े हुए। तो ये मेरा कायरल सेंटर है, ये मेरा कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर है। पहली शर्त पूरी, पीओएस है क्या। पीओएस आपके दिमाग में यहां से एक प्लेन आ रहा होगा, लेकिन आप ध्यान समझना, ये वर्टिकली देखो, इधर क्या है मैथिल, इधर क्या है एथिल, ग्रुप सेम, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा सेम नहीं है, तो ये वाला पीओएस नहीं है। और फिशर में ये एक ही तरीका होता है पीओएस चेक करने का, स्लाइस कट नहीं करनी, ऐसे नहीं कि इसको बीचों बीच में से काट दो। बाकी चीजों के लिए जो अपन बोलते हैं स्लाइस कट करते नहीं है, पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड मीजो नहीं है। और चेक करें, देखो मैं आपको बोलूं कि ऐसा मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, यहां पर
COOH है, यहाँ पर COOH है, यहाँ पर OH है, H है, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ Cl है। ऐसा कोई सब्सटेंस है। सबसे पहले मुझे कायरलिटी चेक करनी है। तो देखिए ये कायरल है, चारों अलग अलग जुड़े हुए हैं बिल्कुल। ये Cl H, इधर ये कार्बन, इधर ये कार्बन, दोनों ग्रुप सेम जुड़े हुए हैं। तो ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला इससे जुड़ा हुआ, इधर ग्रुप COOH OH, इधर अलग जुड़ा हुआ है, ये कायरल है। दो कायरल सेंटर है, ठीक है, दो कायरल सेंटर है। इसको भी मैं अगर कायरल सेंटर, दो कायरल सेंटर मैंने बना दिए। अब मुझे चेक करना है कि ये POS है कि नहीं है। तो देखिए आप यहाँ से इसके ऊपर से प्लेन ड्रॉ कर दीजिए, कहीं से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने प्लेन ड्रॉ कर दिया तो ये तो प्लेन का हिस्सा हो गया। रिमेनिंग जो हिस्सा बचा दिस वन, और इधर रिमेनिंग बचा दिस वन, बोथ आर द सेम पार्ट एंड मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एकदम इसकी कॉपी, टू कॉपी है ये, है ना। इसका मतलब क्या, इसमें POS प्रेजेंट है और कायरल सेंटर 2 है। इसका मतलब ये जो सब्सटेंस है भैया वो मीजो है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर कोई आपको और इस तरह की कोई बात दे दी जाए, क्या कि आपको कोई कंपाउंड दे दिया, इस तरीके से कोई आपको कंपाउंड दे दिया, पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। ये कोई आपको कंपाउंड दिया और इस कंपाउंड में क्या है, ये आपका कौन सा फिशर, जो आपका जो प्रोजेक्शन दिया हुआ है, ये प्रोजेक्शन आपको दिया गया है किसके अकॉर्डिंग, कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैंने लिया CH3 हिस्सा और यहाँ पर लिया OH और यहाँ मैंने लिया OH, ऐसा है। तो बच्चों इसको मुझे चेक करना है कि भाई ये जो कंपाउंड आपका है ये मीजो है या नहीं। ऐसा कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, है ना, मैंने इसका चेयर फॉर्म बना दिया, कंफर्मेशन का अपन पढ़ चुके हैं। तो बच्चों इसमें चेक करने का बहुत सिंपल तरीका है। इसको क्या करो आप, इसमें क्या है कि जो ये जो ग्रुप्स हैं ये तो प्लेन में है और चेयर वो जो है आपकी परपेंडिकुलर प्लेन में। मैंने आपको बताया था पहले भी, इसको आप चेंज कर लो। साइक्लोहेक्सेन को जो रिंग है, क्योंकि sp3 है तो पूरा कंपाउंड तो प्लेन में हो नहीं सकता, या तो रिंग प्लेन में रहेगी तो जुड़े हुए ग्रुप्स वेज और डैश में होंगे, या फिर रिंग आपकी वर्टिकली रख दो तो जो ग्रुप्स हैं वो प्लेन में आ जाएंगे। इसमें क्या है, रिंग परपेंडिकुलर है, ग्रुप्स प्लेन में है, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके में चेंज कर दिया। आपको पता है ये अप है क्योंकि इधर नीचे हाइड्रोजन लगेगा कहीं, ये अप है नीचे इस तरफ कोई हाइड्रोजन लगेगा, ये अप है OH नीचे इस तरफ कोई हाइड्रोजन लगेगा। अप डाउन चेक करना मैंने बता रखा है। तो तीनों ग्रुप अप है, कहीं भी लगा दो, बीच में CH3 है, बगल बगल में 2 OH है। मैंने यहाँ भैया CH3 लगा दिया, यहाँ एक मिनट, पूरा प्लेन में नहीं लेना है, ये अप का मतलब वेज फॉर्म में। तो मैंने ये लगा दिया यहाँ पर CH3 वेज में, ये भी अप है OH तो वेज में, और ये भी वेज फे में OH है, इस तरीके से है। अब ये मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब आप बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो इसमें कायरल सेंटर्स कितने हैं। देखिए ये ग्रुप, ये काला कार्बन, इससे इधर अलग पोर्शन जुड़ा हुआ, इधर अलग पोर्शन, एक है आपका डैश फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन, इसमें डैश फॉर्म में हाइड्रोजन, इसमें डैश फॉर्म में हाइड्रोजन। आप देख सकते हो कायरल सेंटर, ये वाला कार्बन सेंटर नहीं है क्योंकि इधर वाला ग्रुप सेम है ना, लेकिन ये वाला कायरल सेंटर है, ये वाला दो कायरल सेंटर है, ठीक है। और रही बात प्लेन की, तो आप चेक कर सकते हो, ये वाला प्लेन ले लीजिए जिसमें CH3 तो खुद प्लेन में आ जाएगा क्योंकि CH3 ऊपर हाइड्रोजन नीचे, प्लेन के अंदर आ जाएगा। यहां से मैं एक प्लेन ड्रॉ कर दूंगा तो आप देख पा रहे हैं OH दोनों सेम साइड है। मैंने आपको बता रखा है एक ऊपर और एक नीचे होता है, तो उनमें COS की संभावना होती है अगर आमने सामने हो तो, लेकिन POS कभी नहीं होता। दोनों सेम साइड है तो बिल्कुल दो बराबर टुकड़े होंगे और ये POS होगा। POS और COS चेक करना मैं बहुत ऑप्टिकल के स्टार्टिंग में आपको यही समझाया था और बहुत सारे एग्जाम्पल कराए थे। कारण यही था कि सारा खेल POS और COS पर बेस्ड है, तो इसमें POS प्रेजेंट है। बस ऐसी कोई भी चेयर फॉर्म दी जाए तो आप उसको सिंपल साइक्लो के अंदर, ये भी साइक्लो है, ये भी साइक्लोहेक्सेन है, फर्क सिर्फ इतना है इसमें जो ग्रुप्स जुड़े हुए दिस वन दीज आर इन ए प्लेन एंड रिंग इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ओवरऑल तो एक प्लेन में आ ही नहीं सकते क्योंकि ये हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3 है सारे कार्बन। मैंने इसमें जस्ट इन्वर्स कर दिया, रिंग को प्लेन में ले लिया और ग्रुप्स को परपेंडिकुलर अपवर्ड डाउनवर्ड ले लिया, तो मैं आराम से आइडेंटिफाई कर सकता हूं। मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया और अपने POS और COS चेक कर दिया, दो कायरल सेंटर है। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि ये जो कंपाउंड है वो आपका मीजो होगा। अब अपन कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं।
एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, आइडेंटिफाई द मीजो कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए, अलग अलग ओरिएंटेशन दिए गए। अब देखिए अपन पूरे आइसोमेरिज्म को बाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं, तो आपको सारी चीजें पता हो, नीचे जो पीछे मैंने पढ़ी है हर चीज बहुत ढंग से बताइए आपको, बस उसको अप्लाई करना आना चाहिए। सबसे पहले ये कंपाउंड है, ये आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए क्या दिया गया है। किसी कंपाउंड का 3D पिक्चर है, फिशर प्रोजेक्शन है, न्यूमैन है, चेयर फॉर्म है, कन्फर्मेशन है, ये चीज सबसे पहले क्लिक करनी चाहिए। तो आपको दिख रहा है एक फिशर प्रोजेक्शन है, स्लाइस कट अलाउड नहीं है। मैंने प्लेन अगर ड्रॉ कर सकता हूं तो वो ये प्लेन है, लेकिन इस प्लेन से दोनों बराबर हिस्से नहीं आ रहे। ये हिस्सा में CH3 इधर आ रहा है, इसमें इधर आ रहा है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, बराबर हिस्से नहीं है। इसमें POS नहीं है, हालांकि कायरल सेंटर 2 जरूर है, लेकिन POS नहीं है, तो ये मीजो कंपाउंड नहीं है। देखिए ये कौन सा है, ये शो हॉर्स प्रोजेक्शन है। आपको अगर ध्यान है दिख रहा है, ये CH3 है और CH3, ये वाला CH3 इन दोनों H और Cl के पीछे आ रहा है, शो हॉर्स प्रोजेक्शन है। तो बच्चों क्या करोगे, इसमें सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट करो न्यूमैन प्रोजेक्शन में। न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये मेरा फ्रंट वाला कार्बन जिसको मैंने डॉट से लिखा है, डॉट वाला फ्रंट से कार्बन है, पीछे वाला हटा लेते हैं। ये फ्रंट कार्बन पे क्या है, ऊपर की तरफ CH3, ठीक है साहब। इधर क्या है H, इधर क्या है Cl। बैक कार्बन बनाते हैं, ये बैक कार्बन अपन बनाते हैं सर्कल से। CH3 जो है H और Cl के बीच में, यानी इधर क्या है Cl, ये क्या है H और नीचे की तरफ है बैक वाले कार्बन में CH3। ये था शो हॉर्स प्रोजेक्शन, ये था आपका शो हॉर्स। इससे हमने ये बना दिया न्यूमैन। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों कि किसको कैसे देखना है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन्स प्रोजेक्शन से भी मैंने आपको बोला था कि सारे प्रोजेक्शन को जनरली जब भी आपको ऑप्टिकल एक्टिव देखना हो तो आप फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको कन्वर्ट करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। तो इसका देखिए फिशर बनाते हैं अपन। मैंने कहा था कि जो फ्रंट वाला कार्बन है उसको एज इट इज बना दीजिए। फ्रंट वाला कार्बन आपको याद आ जाएगा, कलर के हिसाब से सेलेक्ट किया था। फ्रंट वाले कार्बन पे CH3 ऊपर है, इस तरफ H है और इस तरफ Cl है। क्लियर। अब बात करते हैं बैक वाले कार्बन की। आपको कहा था कि अगर बैक वाले कार्बन में अगर एक्लिप्स्ड है तो नीचे वाला एज इट इज नीचे बना दीजिए, जो जिस साइड है उसी साइड लिख दीजिए। लेकिन अगर स्टेगर्ड है तो जो एक्लिप्स में होना चाहिए उसका उल्टा कर दीजिए। आपको पता है ये क्या है, एक्लिप्स फॉर्म है या स्टेगर्ड फॉर्म है ना। CH3 दोनों के बीच में है, ढका हुआ नहीं है, एक्लिप्स नहीं है, स्टेगर्ड है। स्टेगर्ड है तो बैक वाले में क्या कर दीजिए, एक्सचेंज कर दीजिए। मतलब बैक वाले में क्या है, ये CH3, बैक वाले कार्बन में CH3 नीचे है, ये तो मैंने एज इट इज लगा दिया। इधर क्या है, बैक वाले में Cl, इधर क्या है H। इनको एक्सचेंज करना है क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है, मैंने आपको कहा था थ्योरेटिकली, याद करो मैंने कहा था थ्योरेटिकली जो है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन से फिशर प्रोजेक्शन केवल तभी बनाया जा सकता है जबकि स्टेगर्ड फॉर्म हो। लेकिन अगर कोई दिया हुआ है तो या तो इसको आप रोटेट करके आप स्टेगर्ड पहले क्या लेके आइए, एक्लिप्स फॉर्म लेके आइए, या इससे एज इट इज बना दीजिए, बस बैक वाले कार्बन में चेंज कर दीजिए। तो Cl इधर आ जाएगा, H इधर, Cl इधर आ जाएगा भैया। बैक वाले का कलर कौन सा था, Cl इधर आ जाएगा भैया और आपका H इधर आ जाएगा और CH3 नीचे। ये मैंने शो हॉर्स से बनाया बच्चों पहले न्यूमैन, और न्यूमैन से बना दिया फिशर। अब आप बहुत आराम से चेक कर सकते हो। ड्रॉ करो प्लेन, ये प्लेन दिख रहा है, ये 2 कायरल सेंटर दिख रहे हैं आपको, अलग अलग जुड़े हुए तीनों ग्रुप देख लीजिए, और बिल्कुल 2 टुकड़े बराबर हो रहे हैं। POS भी है और 2 कायरल सेंटर भी है। इसका मतलब ये कंपाउंड मीजो है। सेकंड वाला मीजो है, फर्स्ट वाला मीजो नहीं है। 2 ऑप्शन और चेक कर लेते हैं बच्चों। इसमें देखिएगा, इसमें हो ही नहीं सकता क्योंकि POS तो दिख रहा होगा, स्लाइस कट से आ जाएगा, बट POS तो है बच्चों, लेकिन इसमें 2 कायरल सेंटर नहीं है क्योंकि कायरल सेंटर के लिए, कायरल कार्बन के लिए sp3 कार्बन होना चाहिए। उससे जुड़े हुए 4 ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। यहाँ sp3 है ही नहीं क्योंकि बेंजीन रिंग का मतलब sp2, sp3 है ही नहीं, कायरल सेंटर ही नहीं है, तो क्या करें भाई POS का, इसका मतलब मीजो नहीं है। लास्ट इसमें देखिएगा, इसमें आप देखें CH3 ऊपर है, ये वाला CH3 ऊपर है, वो नीचे है,
पीयूएस तो है, लेकिन क्योंकि इन दोनों को मैं प्लेन में ले लूंगा, यहां से होते हुए प्लेन गुजारूंगा तो दो टुकड़े बराबर हो गए, लेकिन कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि आप देखें इस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है और डैश से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ये दोनों ग्रुप तो अलग है, लेकिन आप देखें इधर वाला ग्रुप और इधर वाला ग्रुप, ये दो ग्रुप सेम है। तो दो ग्रुप तो अलग हो गए Cl और H, लेकिन बाकी जो दो हिस्से हैं ये सेम है, तो ये कायरल सेंटर नहीं है। न तो ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है, न तो ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है, न तो ये वाला है, न ये वाला, दोनों ही कायरल सेंटर ही नहीं है। तो पीयूएस है, पीयूएस इसमें है, लेकिन दो शर्तें थी, एक पीयूएस होना चाहिए और दो कायरल सेंटर होना चाहिए। दो तो छोड़ो, एक भी नहीं है, इसमें भी दो भी छोड़ो, एक भी नहीं है। कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है, तो पीयूएस कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन पीयूएस दोनों में ही है, लेकिन कायरल सेंटर नहीं, इसलिए मीजो नहीं हुआ। इसमें कायरल सेंटर तो है लेकिन पीयूएस नहीं है, तो इसलिए ये भी मीजो नहीं है। ये मीजो है, हमने बाकायदा शोहॉर्स से न्यूमान, न्यूमान से फिशर, और बहुत आराम से चेक कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मीजो कंपाउंड पर बेस्ड। सेम क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मीजो कंपाउंड इन द फॉलोइंग्स। कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, इसमें से मीजो को आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चों। सबसे पहले देखिए फर्स्ट वाले को अपन चेक करते हैं। ये आपको दिया गया वेज डैश। आपको पता है सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि क्या दिया गया, आपको कोई 3D प्रेजेंटेशन दिया गया है, वेज डैश, 3D होगा तो वेज डैश बताएगा, या कोई 2D प्रोजेक्शन दिया गया उसको कन्वर्ट करना है ना, ये 3D दिया गया है, वेज डैश है। तो देखिए इसमें अपन इसको फिशर में कन्वर्ट करते हैं। दो कायरल सेंटर दिख रहे हैं, BR, मैंने कहा था जो नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं वो बोर्ड इस प्लेन में होते हैं, BR। CH3 आपका पलटी खा के दूसरी, इधर से आप देखोगे तो CH3 पलटी खा के दूसरी तरफ चला जाएगा, इस तरफ CH3। आपको पता है वेज डैश से जब बनाते हैं फिशर प्रोजेक्शन तो क्या करते हैं, वेज वाला पलटी खा के चला जाता है, H डैश वाला इधर रहता है, H और CH3 इधर आ गया। और वैसे भी देख लो दोनों वेज वेज है, CH3 सेम साइड होंगे, हाइड्रोजन डैश डैश पे सेम साइड होंगे। ये आपने इसका फिशर प्रोजेक्शन बना लिया। अब आप चेक करो भैया क्या है, बिल्कुल ये पीयूएस, कायरल सेंटर दो है, BR CH3 H और ये जमेला, ठीक है। इस पे CH3 BR और H बिल्कुल चारों ग्रुप अलग जड़े हुए, ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, और बीच में एक पीयूएस भी नजर आ रहा है। तो हमने क्या किया, वेज डैश से पहले फिशर में कन्वर्ट किया। फिशर से चेक करना सबसे आसान होता है, ठीक है भैया। तो आपको बोला ये बिल्कुल मीजो है, यस। इसको चेक करते हैं। ये आपका दिया गया न्यूमान प्रोजेक्शन, ठीक है। अपन पढ़ चुके हैं, अपन ने पढ़ा पहले कन्फर्मेशंस को, पिछली पे कन्फर्मेशंस अपन ने पहले पढ़े ताकि स्टीरियो चेक करना आसान हो। ये पढ़ा अपन ने, जनरली कंफर्मेशन हमेशा लास्ट में पढ़ते हैं, लेकिन आपने महसूस किया होगा पूरी आइस मैनेजमेंट के दौरान कि कंफर्मेशंस पहले आना कितना जरूरी, ताकि अपन सारे टाइप के एग्जांपल्स को, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा, जीआई और ऑप्टिकल, उसमें यूज लेता कंफर्मेशंस का। तो अब देखिए इसका अपन फिशर बनाते हैं, न्यूमान से फिशर बजाना भी आपको सिखा रखा है। सबसे पहले फ्रंट कार्बन ये वाला है, सामने वाले एज इट इज लिख दो, CH2OH, इधर है H, इधर है OH। स्टेगर्ड है कि एक्लिप्स, क्या है, स्टेगर्ड। तो क्या करना है, इनको आपस में रोटेट करना है। नीचे क्या है, CH2OH, रोटेट करना है, मतलब OH क्या आएगा इधर और H कहाँ आएगा इधर। तो नीचे वाले में ये H और ये OH। अगेन आप देख सकते हो फिशर के अंदर ये आपका ये रहा POS, क्योंकि ये दोनों टुकड़े सेम, और ये कायरल सेंटर है, ये कायरल, दो कायरल सेंटर है मिनिमम, दो कायरल सेंटर है। और बच्चों दो कायरल सेंटर और एक पीओएस है, बिल्कुल ये कंपाउंड भी मीजो है। ऐसे नहीं डायरेक्ट न्यूमान से ट्राई मत मारना, कंफ्यूजन हो जाओ, आप सोचोगे बीच में से कट करते, कंफ्यूज करना ही नहीं, सिंपल फंडा है। आप क्या करो, आपके पास देखो, मैं डायरेक्ट वेज डैश से भी बता सकता था पीओएस चेक करना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, बट एक्चुअली इट इज डिफिकल्ट टास्क एज पर स्टूडेंट कंसर्न। हमें सिर्फ एक सिंगल सिस्टम फॉलो करना होता है, क्योंकि न्यूमान, फिशर ये सब क्या है, तो आदमी के दिमाग की बनाई हुई चीजें, 3D को 2D में कन्वर्ट करने की चीजें। तो अगर आदमी के दिमाग की बनाई हुई चीजें हैं तो इनके अंदर आदमी के दिमाग के साथ ये भी एक टैगलाइन बना लो कि आदमी के दिमाग का उपयोग कैसे करना है, वो आदमी के तरीके से हो सकता है। बहुत सिंपल तरीका है, आइदर वेज डैश इज गिवन, आइदर शोहॉर्स इज गिवन, आइदर न्यूमान इज गिवन, यू हैव टू ड्रॉ फिशर इफ इट इज पॉसिबल। फिशर ड्रॉ कीजिए और आराम से आइडेंटिफाई कर लीजिए। चलिए अगेन
आपके पास थर्ड एग्जाम्पल है। इसमें क्या दे रखा है, मैंने जैसा आपको बताया, ये आपको एक 3D पिक्चर दी हुई है जिसके अंदर साइक्लोहेक्सेन है। बच्चों मैंने बताया था अभी एग्जाम्पल से, एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल है। इसको पहले क्या करेंगे आप, साइक्लोहेक्सेन वैसे वाला बनाएंगे, बाकी क्लियर कर देता हूं मैं। साइक्लोहेक्सेन वैसे वाला बनाएंगे। इसमें क्या है, साइक्लोहेक्सेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और ग्रुप्स सारे प्लेन में है। मैंने उल्टा कर दिया, रिंग को क्या कर दिया, प्लेन में ले लिया, ग्रुप्स को ये क्या है, अप, क्योंकि इधर रहेगा हाइड्रोजन, ये अप क्योंकि इधर रहेगा हाइड्रोजन, ये क्या अप, इधर रहेगा हाइड्रोजन, सारे अप है, और बीच में लगा हुआ CH3। अप वाले को लेते हैं अपन वेज, ये CH3। सेम यही एग्जाम्पल मैंने कराया भी था आपको, OH, तो बहुत आराम से यहां से POS ड्रॉ हो जाएगा। ये 2 कायरल सेंटर कर चुके ये एग्जाम्पल, तो इसमें मीजो प्रेजेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत आराम से देखिएगा, बहुत आराम से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऑप्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टॉपिक, बशर्ते कि जो की पॉइंट्स है और जो सीक्वेंस है बच्चों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस तोड़ी या सिस्टम तोड़ा तो आप नहीं पता कर पाओगे, सिस्टम फॉलो किया दुनिया का सबसे आसान काम। ये आपको साइक्लोहेक्सेन्स दिए गए हैं, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन्स दिए गए, तो इसमें बहुत आराम से आप चेक कर पाएंगे मीजो है या नहीं। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कायरल सेंटर ही नहीं है, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन से 3 तो जुड़े हुए, लेकिन इधर वाला पोर्शन इधर वाला सेम है, कायरल सेंटर नहीं है। इसमें कायरल सेंटर है क्योंकि इधर का पोर्शन अलग है, इधर का पोर्शन अलग है, ये 2 कायरल सेंटर है, और बीच में से ये आपका एक POS भी आपको नजर आ रहा है, ये मैथिल है ऊपर, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये कायरल सेंटर है, और 2 कायरल सेंटर है, एक POS है, इसका मतलब ये मीजो है। इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा तो बाकी सब पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इस पर क्या लगे हुए हैं, Me, कायरल सेंटर ही नहीं है। इसमें कायरल सेंटर ये वाला है, कायरल सेंटर तो है लेकिन POS नहीं है। POS आप यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हुए। तो कायरल सेंटर है, इसमें POS नहीं है, इसमें कायरल सेंटर ही नहीं है, इसमें POS नहीं है, दोनों होने चाहिए भैया। तो आप इसमें है, सॉरी, इसमें POS भी है और कायरल सेंटर भी है, तो ये आपका मीजो है, जैसा कि आप बताया। इसके अंदर कायरल सेंटर नहीं है। इस तरीके से बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है बच्चों, क्या कि आपको सिंपल 2 चीजें देखनी थी। मैं बहुत समराइज फॉर्म में अगर आपको बता दूं, देखिए बहुत समराइज फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, क्या करना है जब भी आपको ऑप्टिकल की बात करें, ठीक है, तो क्या पूछेगा ऑप्टिकल के बारे में, आप क्या पूछेगा, आपको या तो कोई रिलेशन पूछेगा कि भाई 2 कंपाउंड ABCD, कोई भी 2 कंपाउंड है, वो आपस में एनएनसीओ है या डाई स्टीरियो है या आइडेंटिकल है, और या किसी एक, ये तो आपस में किसी 2 कंपाउंड को देके पूछेगा, या किसी एक इंडिविजुअल कंपाउंड को देके पूछेगा, ठीक है। ये तो 2 अलग अलग कंपाउंड में रिलेशन की फॉर्म में पूछेगा, 2 अलग अलग कंपाउंड में रिश्ता पूछेगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। जब भी ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता इन तीनों में से कोई एक कहलाएगा, ठीक है। और जब भी किसी एक इंडिविजुअल कंपाउंड के लिए पूछेगा, तो आपसे 2 बातें पूछेगा कि अगर इंडिविजुअल की बात करेगा, तो अगर आपसे किसी एक इंडिविजुअल कंपाउंड को दे दिया, इंडिविजुअल कंपाउंड को, तो आपसे क्या पूछेगा, देखिएगा, या तो आपसे बोलेगा किसी इंडिविजुअल कंपाउंड की कि मीजो है या नहीं, या पूछेगा POS प्रेजेंट है या नहीं, या पूछेगा इसमें COS प्रेजेंट है कि नहीं, या पूछेगा ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। इसके अलावा और कोई चीज नहीं पूछ सकता। अब देखो POS और COS आपको ड्रॉ करने आते हैं, कायरल सेंटर चेक करना आता है, तो POS COS आ गया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इसके अंदर ही आ गया, एक्टिव इनएक्टिव।
और POS आ गया तो इन्हीं से निकल के आता मीजो। मीजो सिर्फ एक कंडीशन है कि दो कायरल सेंटर बीच में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा है तो मीजो है ना। तो ये POS चेक करना मैंने बहुत पहले सिखा दिया, उसी से अपन मीजो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बहुत इजीली आपने अभी देखा, ठीक है। और कोई भी एक कंपाउंड दिया गया है उसमें एनंटियोमर डाइस्टीरियोमर आइडेंटिकल चेक करना है तो आप जाओ फिशर बनाने में, अगर बन सकती है तो। फिशर कहां से बनवा सकता है? वेज डैश से। फिशर कहां से बनवा सकता है? शोहॉर्स से, या आप किसी भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से, चेयर बॉट फॉर्म हो, चाहे आपका स्टेगर्ड एक्लिप्स हो, है ना, उससे आप बनाइए पहले न्यूमान, और न्यूमान को कन्वर्ट करना जानते हो किससे? फिशर से। तो वेज डैश से फिशर बनाना जानते हो और न्यूमान से फिशर बनाना जानते हो। मेरी एडवाइस ये है कि फिशर बना के ही, न्यूमान से भी वेज डैश से भी फिशर बना के ही आप जाइएगा तो आपका बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर आएगा। रही बात इनको आइडेंटिफाई करने की, तो मैंने बोला था एनंटियोमर्स क्या कि दो कंपाउंड है, तो एनंटियोमर्स डाइस्टीरियो और ये चेक करना है तो आप हमेशा RS नेमिंग सिस्टम देने की स्थिति में आ जाओ। अगेन RS नेमिंग सिस्टम देना है तो भी आप पॉसिबल हो तो क्या चले जाओ फिशर प्रोजेक्शन पे, RS नेमिंग दे दो। आपको पता है कि कोई भी दो कायरल सेंटर है या कोई एक कायरल सेंटर है और उसका R S में बदल गया या SR जस्ट उल्टा हो गया तो दोनों कंपाउंड जो है वापस में एनंटियोमर होंगे। और दो नहीं चेंज हुआ, दोनों का कोई एक हिस्सा, जैसे मान लीजिए दो कायरल सेंटर है, इसमें पहला कार्बन है R, दूसरा है S, और वहां दोनों SS हो गए, इसका मतलब नीचे वाला चेंज नहीं हुआ, S का S रहेगा, केवल एक चेंज हुआ। सारे कायरल सेंटर नहीं बदले तो डाइस्टीरियोमर बोल दो, ठीक है। और सारे के सारे बदल गए तो एनंटियोमर्स बोल दो, और बिल्कुल ही नहीं बदले RS, ये वाला भी RS है, कुछ भी नहीं बदला तो आपकी नजरों का वहम में क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल। इस तरीके से अपन ने चेक करना बताया था और अपन ऑप्टिकल की बात कर सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि आपको जब ऑप्टिकल आइसोमर्स का नंबर काउंट करना हो तो किस तरीके से काउंट करेंगे।